जी, जी, गालिब क्या हाल-चाल है? ज़बरदस्त सर। आप सॉरी मुझे आज काफ़ी देर हो गई। नहीं सर, सॉरी नहीं आप आ गए हैं बस, यही बहुत अच्छा। ज़रूरी था। हुँ। जी, जी, जी। तो बहुत अच्छी स्ट्रीम आपकी चल रही है। अभी पिछला कुछ पोर्शन तो मैंने नहीं देखा लेकिन शुरू का हुँ, देखा है, ज़ाहिर-सी हुँ। बात है आपका जो मोनोलॉग था निएंडरथॉल्स के बारे में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था और अ, मतलब क्या-क्या चीज़ें यानी और क्या-क्या निशानियाँ दिखाएँ इनको, हाँ जी, ठीक एग्ज़ैक्टली है? सर। और ये किस-किस और तुम किन-किन एवोल्यूशन निशानियों की से किन-किन निशानियों को झुठलाओगे और अपनी आँखें बंद करके कछुए की तरह छुपोगे रेत के अंदर? जी, जी, जी। तो मेरा मतलब ये है कि सवाल आपको उठाना चाहिए ना कि ये आखिर कौन हुँ, थे? निएंडरथॉल हुँ, कौन थे? हुँ, और इंसानों का इनके साथ क्या रिश्ता था? और जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि दोनों डायरेक्शन की जीन फ्लो का एविडेंस बहुत हद तक अवेलेबल है कि दोनों डायरेक्शंस में जीन फ्लो कुछ ह्यूमन एलिमेंट्स निएंडरथॉल में भी नज़र आते हैं और निएंडरथॉल में यानी जो ह्यूमन एलिमेंट्स निएंडरथॉल में नज़र आते हैं और निएंडरथॉल एलिमेंट्स जो हैं वो ह्यूमन्स में नज़र आते हैं। तो ये मामला है। बाकी अभी ये जो आप डायग्राम दिखा रहे थे, ये इंसर्शंस डिलीशन के कॉन्टेक्स्ट में थी या स्प्लाइसिंग के सर वो कॉन्टेक्स्ट स्प्लाइसिंग के कॉन्टेक्स्ट में थी और जंक डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में दिखा रहा था अच्छा, अच्छा, कि अच्छा। भाई जिसे जंक समझते हैं वो जंक नहीं है और वो कई जगहों पे जिसको आप जंक समझ रहे हैं वो किसी और जीन में काम कर रहा है, किसी और जगह पे उसके एनहांसर प्रोमोटर किसी और क्रोमोसोम पे हैं। आप तो कई बार ये बातें डिस्कस कर चुके हैं। मैं उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे एक बेटर डायग्राम टूल की ज़रूरत है जो कि मुझे ज़रा अच्छे तरीके से जो है ना वो बताए कि यहाँ पे मैं कर सकूँ उसको ना स्क्रीन पे प्रेजेंट। तो मेरा ये है, अब मैं को ढूंढता हूँ, मैंने सुस्ती काफ़ी कर ली है, मैं अब करूँगा इसको कि एक आसान सा हो जो पेन के साथ आराम से चले, बल्कि आपके ज़हन में कोई हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी। अच्छा उसमें ये है कि वो स्प्लाइसिंग का तो ज़िक्र आप कई दफ़ा कर चुके हैं या हम भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो आप बता रहे थे जो जीनोमिक डिफरेंसेस हैं इंसानों में और निएंडरथॉल्स में जी सर। सब्स्टिट्यूशंस के लेवल पर हुँ, और इंसर्शंस डिलीशंस के लेवल पर वो जो इंडेल है वो इट स्टैंड्स फॉर इंसर्शंस एंड डिलीशंस। हुँ, हुँ, तो जहाँ सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ हो रही हैं। वो किसी रेगुलेटरी पार्ट में हो रही हैं जिन्होंने आगे से फर्दर जीन्स को कंट्रोल करना है या वो उधर हो रही हैं जो कि जीन्स की रिपेयर को एंजाइम देख रहे हैं उनके लिए जो जीनें एनकोड कर रही हैं उनमें एक म्यूटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन तो एक काइंड ऑफ म्यूटेशन है मगर मामला ये कि ये भी हम बात पहले कर चुके हैं लेकिन समझना इसको जरूरी है कि इंडेल्स जो इंसर्शंस और डिलीशंस गर्चे वो कम है जब आप निएंडरथॉल्स और इंसानों को कंपेयर करते हैं तो ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस हैं और कम इंसर्शंस और डिलीशंस हैं मगर इंसर्शंस और डिलीशंस बाय डेफिनेशन अगर आप इसको समझें वो चाहे कम है वो लेकिन एक बड़ी चेंज है क्योंकि हुँ, ऑब्वियसली इंसर्शन या डिलीशन फ्रेम शिफ्ट कॉज करेगी ऑब्वियसली। एग्ज़ैक्टली सर। हुँ, ठीक है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो तीन तीन के टुकड़ों में पड़ता आ रहा है और अमीनो एसिड बनता आ रहा है उस तरीके से अगर कोई चीज बीच में इंसर्ट हो जाएगी या डिलीट हो जाएगी तो फिर बहुत ही डिफरेंट किस्म की प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी यानी बड़ी तब्दीलियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा दूसरी बात ये कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है अगर वो थोड़ा टाइम खत्म कब करना है? सर आप बताएँ ना आप। अच्छा हुँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है लेकिन पहले उसको इस तनाजुर में समझना है कि है तो वो स्टडी हुँ, उन एरियाज के डिफरेंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस जो कि ह्यूमंस और चिंपैंजीज के अंदर जो डिफरेंस के जो एरियाज है। हुँ, अच्छा ह्यूमंस और चिंपैंजीज के अंदर भी याद रहे कि जो कहा जाता है कि 1.2% डिफरेंस है वो सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंस है तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग डिफरेंस जो है वो इंसर्शन डिलीशन में है। हुँ, एक जीन है जिसका हम जिक्र कर चुके हैं कई दफा पहले हुँ, वो है जी फॉक्स पी2 हुँ, याद होगा आपको हुँ, कई एग्ज़ैक्टली दफा हम बहुत जिक्र कर बार चुके हैं। ज़िक्र करते ठीक हैं। है हुँ, फॉक्स पी2 जो है वो बुनियादी तौर पर एक प्रोटीन बनाती है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। हुँ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का मतलब अगेन ये होता है जो दूसरी जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करता है।
वो डायरेक्टली उसका फंक्शन ही ये है कि दूसरी जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को कैसे उसने कंट्रोल करना है, यानी कि एक किस्म की रेगुलेशन का मामला है। तो वो जो FOXP2 जीन की जो प्रोटीन बनती है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर एक्ट करती है कैसी कैसी जीन्स की, दिमाग की डेवलपमेंट की जीन्स पे, दिमाग का साइज कितना बड़ा होना है, लैंग्वेज, स्पीच, मोटर कंट्रोल, लैंग्वेज के लिए, यानी लैंग्वेज और स्पीच में और क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज दोनों के अंदर जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उन जीनों को जाकर छेड़ता है जिसका लैंग्वेज से ताल्लुक है। ठीक है जी। अच्छा, ये बात काफी अरसे से पता थी कि चिंपैंजीज, देखिए बहरहाल जो लिविंग हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं जो अभी एग्जिस्ट करते हैं वो तो चिंपैंजीज हैं। निएंडरथॉल्स तो जाहिर बात है एक्सटिंक्ट हो चुके, वो जाहिर बात है कि वो तो बिल्कुल ही क्लोज हैं, लेकिन लिविंग में तो चिंपैंजीज हैं। तो चिंपैंजीज के अंदर और इंसानों में ये जो FOXP2 वाली रेगुलेशन वाला पार्ट है ना, इसमें दो जगह पे डिफरेंस है, सिर्फ दो अमीनो एसिड्स का फर्क। ठीक है, FOXP2 में। हाँ जी, इसको याद रखना है। इंटरेस्टिंगली वो जो पार्ट है वो निएंडरथॉल्स के साथ हम शेयर करते हैं। निएंडरथॉल्स के साथ वो भी मिलता है, और भी डिफरेंसेस होंगे, मगर इस केस में निएंडरथॉल्स के साथ हम वो जो दो सब्स्टिट्यूशंस हुई हैं वो हम शेयर करते हैं, और जो चिंपैंजीज हैं उनसे डिफर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है मामला कि मैं पेपर भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये कहानी सुन ले, जो एक्चुअल क्या कहते हैं, जो स्टडी जिस तरह डिजाइन हुई है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। आपको ये पता है कि जिस तरीके से एक कॉन्सेप्ट है नॉकआउट माइस का, कि जी आप वो माउस में सर्टेन जीन्स को नॉक आउट करते हैं, उनको डिसेबल करते हैं और फिर उनका इफेक्ट देखते हैं, बहुत पुराना चलता आ रहा है। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट है जिसका रिवर्स है, जो कहलाता है नॉक इन माइस। ये भी वो वेल एस्टेब्लिश चीज है। नॉक इन माइस का मतलब ये है कि आप कोई जीन रिप्लेस कर देते हैं उसमें, नॉक इन कर देते हैं और फिर उसके इफेक्ट्स देखते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट इज एज फॉलोज कि उन्होंने ये जो दो सब्स्टिट्यूशंस हैं जो ह्यूमन स्पेसिफिक हैं और निएंडरथॉल स्पेसिफिक हैं, जिनका स्पीच और लैंग्वेज और वोकल कैपेबिलिटी से ताल्लुक है, वो माउस के अंदर समझे ट्रांसप्लांट कर दी या रिप्लेस कर दी। उनके अंदर भी वो जीन्स है मौजूद, लेकिन रिप्लेस कर दी। इस बात को याद रहे कि माउस अच्छी खासी वोकल कम्युनिकेशन करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ अल्ट्रासाउंड रेंज में। ठीक है, और अच्छी खासी उनकी कम्युनिकेशन होती है। मगर ये जब ह्यूमन स्पेसिफिक और निएंडरथॉल स्पेसिफिक लैंग्वेज वाली ये जब अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशंस माउस में रिप्लेस की गई और ओवर अ पीरियड उनको बचपन से एडल्टहुड तक देखा गया, तो वो उनकी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हो गई। वो ज्यादा वो सिलेबल्स बोल पा रहे हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो जिसमें भी वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और जितने सिलेबल्स पहले वो अटर करते थे उससे कई गुना ज्यादा अटर कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये नहीं कि ये एक रिमार्केबल स्टडी है कि जब वो आपसे पढ़ी होगी शायद, गालिब पढ़ी है मैंने। किस किताब में है? मेरे अब ज़हन में नहीं है किताब। मेरा ख्याल है कि ये शायद की किताब में है। हो सकता है हो। मैं आपको जैसे कह रही बात जो थी ना एपिजेनेटिक्स रेवोल्यूशन, उसमें भी शायद ही मेंशन है। हाँ, क्योंकि वो किताब तो मैंने भी पढ़ी है और आपने भी पढ़ी है, क्योंकि ये किसी किताब में शायद किसी एक या दो किताबों में पढ़ी है जरूर ये स्टडी। सही 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 सही। मैं आपसे ना ये पेपर शेयर करता हूँ इसका। तो मैंने ये स्टडी निकाली थी कि और इसको हम इंटरप्रेट इस तरीके से कर रहे हैं कि ये तो इम्पोर्टेंट बात है ही है कि जब रिप्लेस किया तो उनकी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हो गई, और ये वो एरियाज हैं जो कि डिफरेंट हैं इंसानों और चिंपैंजीज में, मगर याद रहे कि ये एरियाज इंसानों और निएंडरथॉल्स में सिमिलर हैं। आई थिंक इन दो स्टडीज को मिला के अगर आप क्या कहते हैं कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन सामने नजर आएंगे। मैं आपको दो पेपर भेज रहा हूं। ठीक है, जो है ना ये वाला पेपर शेयर्ड विद निएंडरथॉल्स, इसको सिर्फ दिखा दें
थोड़ी देर के लिए सामने। हो गया सर, बस आ गए। अच्छा जी, मैं करता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर। एक सेकंड सर, ठहरे जरा। ये आ गया ना सर, देखें। कौन से वाला आया साहब ने? ये FOXP2 वेरिएंट मॉडर्न ह्यूमंस वाज शेयर्ड विद नेanderthals। ये हाँ जी, ये तो दिखाएं जरा। मैं, हाँ जी, ये तो है रिलेटिवली पुरानी बात, वेल नोन बात थी, ठीक है जी। ये 2007 की में ये चीज स्टैब्लिश थी कि 2 जगहों पर, अगली सफे पे डायग्राम भी है, 2 जगहों पर सब्स्टिट्यूशंस हैं FOXP2 में। ये 2 जगहों पर सब्स्टिट्यूशंस हैं जो कि इंसान और निएंडरथॉल जो है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक हो गई बात, ये तो पुरानी बात हो गई। अब जो दूसरा पेपर है वो 2021 का पेपर है। अब मुझे नहीं याद कि मैंने ये किसी पेपर, किसी किताब में इसको देखा था। हो सकता है कोई रिसेंट स्पॉल्स्की की ही हो सकती है, क्योंकि वो 2021 के बाद आई है। खैर जी, इसका टाइटल ये है कि द ह्यूमनाइज्ड वर्जन ऑफ FOXP2 अफेक्ट्स अल्ट्रासोनिक वोकलाइजेशन इन एडल्ट फीमेल एंड मेल माइस। ठीक हो गई बात। अच्छा, आए जरा इसको स्लोली जरा आगे चले। जरा अगले, एक तो ये बात ये कि जी इसका रिजल्ट पहले बता दें कि माइस कैरिंग दिस ह्यूमनाइज्ड FOXP2 एलील, यानी ह्यूमन, आप जो ह्यूमनाइज्ड एलील उनमें गई है, वर यूजिंग हायर फ्रीक्वेंसीज एंड मोर कॉम्प्लेक्स सिलेबल टाइप्स। ठीक है जी, उनकी लैंग्वेज ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। अब जरा आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करें। ये जाहिर बात है यहाँ बता रहे हैं कि ये किन किन चीजों पर ये असरअंदाज होती हैं चीजें। ये एक्विजिशन ऑफ मोटर स्किल्स, कोऑर्डिनेशन, प्रोसीजरल लर्निंग, प्रोसीजर्स को अगर स्टेप बाय स्टेप कोई काम होना है उनकी लर्निंग में इनका क्या रोल है, इन जीन्स का। आगे चलें। ये आ गया सर। हाँ जी, इधर जरा स्लो डाउन करें। हाँ जी, तो वो ये बता रहे हैं कि जो बिटवीन द ह्यूमन एंड माउस जीन, जो ऊपर टॉप पे ब्लू जो हाईलाइटेड है, बिटवीन द ह्यूमन एंड द माउस जीन देयर आर ओनली 3 अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशंस, यानी 3 अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशंस है माउस के साथ। अच्छा, और जो उनमें से जो 2 हैं वो क्या है? 2 of these substitutions appeared after the split of humans and chimpanzees, and it has been suggested that they underwent positive selection due to their effect on human speech and language. यानी इंसानों और माउस के दरमियान 3 सब्स्टिट्यूशंस का फर्क है, और चिंपैंजीज और इंसानों के दरमियान 2 का फर्क है। ठीक है, ये जो 2 हैं ये इंसान और निएंडरथॉल शेयर करते हैं। ठीक हो कोई बात? इसका मतलब है कि वो जैसे उस पेपर में, क्योंकि वो तो जाहिर बात है कि वो लैंडमार्क पेपर था और उस टाइम तो बस चीजें सामने आ रही थी, तो वो कह रहे हैं कि जी उनमें वोकलाइजेशन का काफी ज्यादा काम होगा। हाँ जी, हाँ जी। अब इस सारी चीज को यानी कि वो पहले वो अब आगे माउस की कम्युनिकेशन की वो डिटेल बता रहे हैं कि वो अल्ट्रासोनिक वोकलाइजेशन से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और ऑलरेडी उनकी अच्छी खासी वो लर्निंग कैपेबिलिटी भी होती है। मगर इन सब्स्टिट्यूशंस को जब रिप्लेस किया गया विद ह्यूमनाइज्ड वर्जन्स, व्हिच अप्रोक्सीमेटली निएंडरथलाइज्ड वर्जन भी आप उसको कह सकते हैं, तो वो जो माउस है उनकी लैंग्वेज बहुत एक्सप्रेसिव, और उनमें न्यूरोनल प्लास्टिसिटी आ गई, लैंग्वेज ज्यादा डेवलप करके ज्यादा सिलेबल्स की वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। अब जरा नीचे जरा इसका कंक्लूजन निकालें, यानी रेफरेंसेस से पहले आखिरी सफे पर राइट साइड पे कोई डिस्कशन का सेक्शन जहां शुरू हो रहा है उसमें वो कंक्लूड कर रहे हैं। मैं आज ही पढ़ता हूँ। जरा ऊपर चलें। कंक्लूजन ये है, डिस्कशन कहाँ स्टार्ट हो रही है? मैंने कहा शायद आप मुझे हाँ जी डिस्कशन में जब वो रिजल्ट्स डिस्कस कर रहा है तो उसमें जरा दोबारा से रिजल्ट्स वो रीइटरेट करते हैं, तो ज्यादा अच्छी समरी आती है। तो वो ये क्या बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि इन दिस स्टडी वी एनालाइज्ड द अल्ट्रासोनिक वोकलाइजेशन ऑफ एडल्ट फीमेल एंड मेल माइस कैरिंग अ ह्यूमनाइज्ड वर्जन ऑफ द म्यूरिन FOXP2 जीन। ठीक है, उसको वो हम कह रहे हैं ह्यूमन यानी कि वो होमोजाइगस, दोनों उसके ह्यूमन साइड के हैं, which differs by 2 amino acid substitutions from the natural murine। नेचुरल म्यूरिन का मतलब है माउस में जो नेचुरल है तो ये भी नेचुरल, ह्यूमन की नेचुरल। ठीक है,
और वो उसके बाद बता रहे हैं वी फाउंड सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द टेम्पोरल, स्ट्रक्चरल एंड सिंटैक्टिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वोकलाइजेशंस बिटवीन दीज टू। ठीक है जी। तो जो ह्यूमन वाली जीन गई थी, दोज माइस हैड अ लार्जर वेरिएशन इन द नंबर ऑफ सॉन्ग्स इमिटेड बाय इंडिविजुअल्स, used syllables with higher average and starting frequencies, larger frequency bandwidth, so on and so forth। कहने का मतलब ये है कि ये हमें वैसे तो पता है, इन बातों का वेल एस्टेब्लिश्ड है, बेबहा एविडेंस है। ये किस चीज का, उसका फर्दर कंफर्मेटोरी एविडेंस है कि एक तो ये है कि जो रेगुलेटरी पार्ट्स है ना, उनके अंदर एक दो चेंजेस भी जो हैं वो बहुत ज्यादा तब्दीली लेकर आ सकते हैं। देखिए ये सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूशंस हैं या 3 और अगर सब्स्टिट्यूशन। यही चिंपैंजीज में कर दी जाए या गोरिल्लास वगैरह में, तो उधर तो पता चले कोई और ही काम हो जाए, ये कोई नया बात स्पीशीज निकाल के आ जाए, ये पता चले वो बात कोई डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स वाली सिचुएशन बन जाए। ये बात अब इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना जरा हाँ, ट्रबलसम होगा। एथिकली करने प्रॉब्लम वाले हो सकता है कर जाएं। कर भी Rise, चुके हैं, हो सकता है कर भी rise चुके हैं। of the planet of the apes। हाँ, राइज जी ऑफ जी जी बात जी। जहाँ पर उन्होंने वो म्यूटेशन उसमें इंसर्ट की थी, अभी मुझे एक्चुअली सब्सटेंशियल बता रहे हैं, मुझे याद है ये बात ईव ने भी लिखी थी इन द चैप्टर वॉइस व्हेन शी टॉक्स अबाउट ह्यूमन वॉइस किस तरह से इवॉल्व हुई है ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स। और उसमें यही जो आपकी जो है ना फॉक्स P2, ये सेम एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। आई एम रिमेंबरिंग इट फ्रॉम दैट बुक नाउ। जी जी। अब इस पेपर को पढ़ें तो चर्पीनेस का पिच भी डिफरेंट हो रही है। चर्पीनेस इनफैक्ट जो मदर्स होती है ना, जो अपने बच्चों के लिए लैंग्वेज यूज करते हैं, उसे मदरीज कहते हैं। एक माँ अपने बच्चे, so they actually saw this language ability developing in mice जहां वो मदरीज यूज कर रहे थे अपने बच्चों के लिए। So एक plasticity या chirpiness and pitch went high that showed that, जैसे आप बोल रहे हैं कि लैंग्वेज उनकी इवॉल्व कर रही थी because of insertion of this gene from human beings। So yeah। जी जी जी। और एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि इससे जो पिछली स्टडीज हैं वो क्या था कि सिर्फ जो माउस पप्स हैं, जो बच्चे हैं, वो उनमें ये ये जब पेपर जीन हटा दूं या अभी लगा रहे सामने? हटा दें। अच्छा, उनमें जब ये चेंज किया गया ना, यानी जिन उनको जब ह्यूमनाइज किया गया, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं ऑब्जर्व हुआ। तो लोगों ने कहा अच्छा नहीं, पता नहीं ये बहुत ही कोई इनका एक दो से क्या फर्क पड़ेगा, क्या होना है क्या नहीं होना। फिर इस स्टडी में उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, चूंकि गर्चे एक जेनेटिक कंपोनेंट है जो कि प्री लर्नड किस्म का कंपोनेंट है, जो वो अटर करते हैं माउस, मगर वो ये भी नजर आता है कि वो लर्न करते हैं। तो फिर तो उनका लॉन्ग टर्म होना चाहिए है फॉलो अप, और एडल्ट लाइफ में जाकर जो भी उनका एडल्ट का मयार है, उनकी तो जिंदगी छोटी होती है, यानी कि लाइफ स्पैन छोटा है, लेकिन जो एडल्ट हाउड में जाकर फिर क्या मामला होता है जब उनको लर्निंग से एक्सपोज होने की का अपॉर्चुनिटी मिल चुकी हो, तो फिर इन जीन्स के साथ, यानी इन सब्स्टिट्यूशंस के साथ, जीन तो वही है उनकी, उसकी 2 जगह 3 जगह की सब्स्टिट्यूशन के बाद एडल्टहुड में जो माइस पहुंचे, उनमें उनकी स्पीच की क्वालिटी और अटरेंस और कॉम्प्लेक्सिटी वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि एवोल्यूशनरीली ये इस चीज का भी सबूत है कि एवोल्यूशन में रेगुलेटरी एलिमेंट्स में स्मॉल चेंजेस जो होंगी वो आपको बड़ी सर्वाइवल एज या फिटनेस एडवांटेज दे सकती हैं, और आगे वो स्मॉल चेंजेस फिर फैल सकती हैं, जैसे कि इंसानों में फैली, जैसे कि निएंडरथॉल्स में फैली। मुझे इस बात का नहीं पता, अब मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है, मैं इसको खुद भी सर्च करूंगा, देखूंगा। मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है कि होमो नलेडी का क्या मामला है इन चीजों के बारे में, क्योंकि वो तो रिटन लैंग्वेज के बारे में उनकी बातें हो रही हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज वो ड्रॉ करते हैं। बहरहाल होमो नलेडी तो 2013 में तो डिस्कवर हुए थे, तो लेकिन अब 10-11 साल तो हो गए हैं, तो आई एम श्योर कि उनको भी उन्होंने किया होगा। वो एक उस लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग, यानी कि इंटरेस्टिंग ब्रांच है एवोल्यूशन की, कि चलो निएंडरथॉल तो जिस तरीके से आपने बताया कुछ 200 सीसी दिमाग इनका हमारे से बड़ा। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है जी। मगर मॉर्फोलॉजी और ब्रेन स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है, कनेक्शंस में और बाकी चीजों में बेबहा फर्क होगा।
लेकिन कमबख्त जो होमो नैलेडी है उसका तो ब्रेन हमसे तकरीबन 1/3 है हाँ और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ तो उसके कनेक्टिविटी क्या है, उसमें मामलात क्या है, तो वो मेरे ख्याल से वो तो सर ये न्यूरॉन साइज रेगुलेशन पे भी तो बात हो सकती है ना, क्योंकि हमें ये पता है कि न्यूरॉन्स का साइज भी डिफरेंट मैमल्स में फर्क है, जैसे वेल के बहुत बड़े हैं, हाथी के बड़े हैं, हमारे छोटे हैं। अब ये भी तो हो सकता है ना कि उनके कॉम्पैक्ट हो, छोटे हों और वो ज्यादा डेंसिटी जो हाँ, डेंसिटी है न्यूरॉन्स की ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा न्यूरॉन का साइज छोटा है तो डेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पता चले उनके ज्यादा हो। अब और दूसरी बात है होमोडोनैलिटी के नंबर ऑफ न्यूरॉन्स तो कैलकुलेट करने के लिए भी कोई मुझे लगता है कि काफी सिग्निफिकेंट किस्म की रिसर्च चाहिए होगी, मॉडलिंग की चाहिए होगी, वो मॉडलिंग की चाहिए होगी। और वो बहरहाल ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन जगहों पर चेंजेस क्या है होमो नैलेडी के साथ, वो कंपैरिजन, उनकी न्यूरॉन पैकेजिंग डेंसिटी क्या है और क्योंकि और फिर कनेक्टिविटी क्या है, ये तो सारे इंटरेस्टिंग सवाल है। लोगों ने आई एम नाउ क्वाइट इंट्रीग्ड एंड क्यूरियस देखेंगे लोगों ने कितना काम किया हुआ इसके ऊपर। तो ये मामला लेकिन सब्सटैंशियल लोग अगर देखें जो ह्यूमन बीइंग्स हु सफर फ्रॉम माइक्रोसेफेली, जो ब्रेन छोटा रह जाता है बट स्टिल दे डूइंग जो डे टू डे चोर्स होती हैं उनमें हिस्सा ले रहे होते हैं, उनकी इंटेलेक्ट कम होती है लेकिन वो एक तरह से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। हो सकता है निलेटिस का जो छोटा ब्रेन था उनको अपने लेवल पे कोऑपरेट करना और डिफरेंट अपनी लैंग्वेज अगर वो थी या इंस्क्रिप्शंस के थ्रू या बैरियल प्रैक्टिसेस के थ्रू एक रेpertoire में एंगेज कर रहे थे, दैट वाज क्वाइट सफिशिएंट बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द ब्रेन। क्योंकि माइक्रोसेफेली जो ह्यूमन बीइंग्स में भी है वो एक तरह से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड नहीं होते, वो उनका थोड़ा बहुत तो पार्टिसिपेशन होती है। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। होने से जी ब्रेन साइज छोटे होने से वी वुड नॉट इट साउंड्स अ बिट लाइक कि छोटा साइज हो गया तो इंटेलेक्ट बिल्कुल ही चला जाएगा, लेकिन आई थिंक एक लेवल ऑफ अंडरटेकिंग्स वो करते होंगे अपने लेवल पे इन द फॉर्म ऑफ रेpertoire या इस तरह की सोशल। ये बात तो साबित है ना, अब हाथी का दिमाग और वेल का दिमाग हमसे कई गुना बड़ा है, बट स्टिल दे आर नॉट इंटेलिजेंट एज वी आर। हाँ वो बात तो दुरुस्त है, वो बात दुरुस्त है, जाहिर बात है। न्यूरॉन्स जो है ना वो हमारे एज कंपेयर्ड ब्रेन मैटर ज्यादा, इन प्रोपोर्शन टू ब्रेन मैटर ज्यादा है हमारे। इवन अगर बॉडी साइज पे नॉर्मलाइज भी करें फिर भी ब्रेन साइज इज नॉट एवरीथिंग। अगर वो तो चलिए आप कह सकते हैं ना बॉडी साइज पे नॉर्मलाइज करेंगे तो उसके लिहाज से आपने विजुअलाइजेशंस देखी होंगी कि जो ब्रेन साइज को नॉर्मलाइज कर देते हैं बाय बॉडी साइज, उसके बाद भी while a certain number of neurons are required for certain level of complexity, मगर उसके बाद उनके जो इंटरकनेक्टिविटी है, न्यूरोनल कनेक्शंस हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स जिस तरीके से मॉड्यूलेट कर रहे हैं उनकी बिहेवियर को, जाहिर बात है कि उसके साथ ये चीजें फिर आगे डेवलप करने लगती हैं। लेकिन ये माइक्रोएंसेफेली वाला लिंक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत इंट्रीगिंग है। बाकी ये कि वो जो आपके साहब आए थे एक, जो वो कह रहे थे कि जी फिर आप उनके भी रिश्तेदार हैं, वो भी रिश्तेदार हैं। देखें भाई मामला ये है कि अब सच्चाई और झूठ के दरमियान फर्क करने के अपने मयार पर जरा गौर फिक्र करें। ये कि आपको एज इंसान कोई चीज अजीब लग रही है या बुरी लग रही है या अचंभे वाली लग रही है, ये कोई मयार नहीं है सच्चाई और झूठ में डिफरेंशिएट करने का। तो इस बात की कोई हैसियत नहीं कि आप ये कहें कि अच्छा अगर जो एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन पे पहुंच रहा है एवोल्यूशन के हक में, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अच्छा फिर तो वो सब फिर इंसान के साथ रिश्तेदार इंसान के साथ कनेक्टेड है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बाकी सारी लाइफ फॉर्म्स के साथ हम कनेक्टेड हैं एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर ये चीज किसी इंसान को अजीब लगती है, उसको बुरा लगता है, इस पर गौर किया जाना चाहिए कि एवोल्यूशनरीली आपके दिमाग में क्या मामला हैं जिसकी वजह से ऐसी बात आपको बुरी लग रही है, इस पर गौर किया जाना चाहिए। ये इस चीज का मयार नहीं है कि इस बुनियाद पर कि आपको अगर ये चीज अजीब लग रही है तो आप इसकी सच होने या झूठ होने का फैसला करने लगे इस बुनियाद पर। इन दो बातों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। यह आपकी बात का सादा जवाब है। वो जो साहब आए, कॉलर लें, एक कॉलर आए हैं, कॉलर ने